दोस्तों, आज हम देखेंगे जो अजयरात का चैप्टर 2 था उसका, जो हमने चंद्रवंश का शासक शुरू किया था, चैप्टर 2 का पार्ट 2 दूसरा भाग देखेंगे। इसमें हम चंद्रवंश के जो राजा थे उनके बारे में बात करेंगे। जब कुमाऊं में जो कुमाऊं था उसमें कत्यूरी राजवंश का जब अवसान हो गया, जब पतन हो गया, कत्यूरी राजवंश वही जो ब्रह्मदेव था, ब्रह्मदेव जिसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया था? सोमचंद से कराया था। और उसने चंद्रवंश की स्थापना की थी चंपावत में। तो जो सोमचंद था वह भगवान शिव का उपासक था, और उसने जो चंपावती देवी के नाम पर जो चंपावत बसा था, जो चंपावत किसके नाम पर बसा था? चंपावती देवी के नाम पर बसा था। तो उसको अपनी राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसने जो पूरा काली कुमाऊं क्षेत्र है, जो चंपावत का क्षेत्र है, के अनेक खस, नाग, दरुण, मेन, चंडाल आदि ठकुरातियों का राज्य था, जिसमें अनेक काली कुमाऊं में जिन जिन का भी राज था, उसमें जो राजा थे वो दो घड़ों में बटे हुए थे, जिनमें एक के मुखिया थे मेहरा और दूसरे के मुखिया थे ठकुराली। इन दो गढ़ों में पूरा काली कुमाऊं बटा हुआ था। काली ढीक जो चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में है, उसमें कोली राज करते थे। और सोमचंद था, उसने सर्वप्रथम किसको हराया था? उसने सर्वप्रथम हराया तो डोनकोट के जो रावत राजा थे, लेकिन इससे पहले उसने 4 किलेदार नियुक्त किए। जब उसने नया नया राज्य बनाया तो उसको किले की रक्षा के लिए भी लोग चाहिए थे, तो उसने किलेदार नियुक्त किए, जो थे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, जो मूलतः कहाँ के निवासी थे? नेपाल के निवासी थे। ये मूलतः नेपाल के निवासी थे, और इनको ये किलों में रहते थे, तो इन्हें चाराल कहा जाता है, क्योंकि 4 लोग थे तो इनको चाराल कहा जाता है, जिसे संक्षेप में चाराल कहा जाता है। और सोमचंद जब राजा बना तो उसने सर्वप्रथम डोनकोट था उसके रावत राजा को परास्त किया था। यह एग्जाम में आते रहता है कि सोमचंद ने सर्वप्रथम किसको परास्त किया था? ये डोनकोट के राजा रावत राजा थे, उनको परास्त किया था। और मेहरा और फरक्यालों को उसने मंत्री और सेनापति बना नियुक्त कर दिया था। मेहरा लोग कहाँ रहते थे? मेहरा लोग रहते थे कोटलगढ़ में, कोटल नहीं, कटोलगढ़ में। मेहरा लोग कटोलगढ़ में रहते थे और फरक्याल डुंगरी में रहते थे। जो ये डुंगरी का क्षेत्र है, यह सुई किले के पास में ही था। सुई किला चंपावत में है, जो जहाँ सोमचंद रहता था। सुई राजबुंगा का किला है, वही सुई का किला है, उसी के पास में डुंगरी था, जहाँ फरक्याल लोग रहते थे। राज्य की जो सारी रणनीतियाँ थी, जो भी नीतियाँ बनाई जाती थी, वो इन्हीं दो धड़ों के हाथ में थी। और जो सोमचंद्र था, उसने जन सामान्य से अपनी वैधता प्राप्त करने के लिए क्या किया? उसने जो श्रद्धा और राजभक्ति अर्जित करने के लिए उसने वहाँ के लोग को सम्मानित करना शुरू कर दिया। होता है ना कि जब हम किसी को सम्मान दें तो वह भी हमें सम्मान देने लग जाता है, हमारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, तो वह सम्मान देना शुरू कर दिया। और उसने कुछ योग्य विद्वान ब्राह्मण, जो योग्य था विद्वान ब्राह्मण थे, उनको के अलावा जो विद्वान ब्राह्मणों को वहाँ लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे उसके राज्य में लोगों में थोड़ा वो रहती, थोड़ा पढ़ते लिखते तो योग्य बनते। तो उसने इसके अलावा राजकोली, बखरिया और विश्वकर्मा जो वास्तुकार थे आदि लोग को राजगंगा के आसपास बसाना शुरू कर दिया, ताकि उनकी सहायता से जो राजकाज था वो अच्छे से चल पाए। तो उसने ग्रामों में जो बूढ़े और सयाने थे, उनकी नियुक्ति कर दी, जो अपने अपने राज्यों में अपने अपने गाँव में पुलिस का कार्य करते थे, और जो लगान वसूल कर राजा तक पहुँचाते थे। सोमचंद जो था वह एक छोटा सा मांडलिक राजा था। मांडलिक राजा कौन होते हैं? जो किसी राज्य के अधीन होते हैं। एक बड़ा राज्य है, जैसे मुगल साम्राज्य था, उसके अधीन अनेकों ने उसके अधीनता स्वीकार। उसी प्रकार सोमचंद का राज्य भी किसी के अधीन था, तो इन लोग को मांडलिक राजा कहा जाता है, जो किसी अन्य राज्य के अधीन रहते थे और उनको कर्म देते थे। तो सोमचंद जी एक मांडलिक राजा था, तो वह किसके अंदर था? सोमचंद डोटी के राजा को कर देता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोटी के राजा थे वह उसके अधीन सोमचंद राज करता था, एक छोटे से क्षेत्र में, इसलिए इसको मांडलिक राजा भी कहा जाता है। तो जो डोटी के राजा थे ये मल्लवंशी थे। डोटी के राजा कौन थे? मल्लवंशी थे। डोटी कहाँ है? डोटी है नेपाल में स्थित है। तो डोटी के जो राजा थे इनको रैका या राई राजा भी कहा जाता है। इनकी जो उपाधि होती थी, जैसे भारत में परम भट्टारक, महाराजा धीराज, ये उपाधियाँ लिए, वैसे ये डोटी के राजा अपने आगे या पीछे रैका या राई के राजा लगाते थे। सोमचंद जो था यह संभवत अन्यमल्ल या जयदेव मल्ल, सोमचंद के समय पर जयदेव मल्ल डोटी का राजा था। इस मल्ल वंश के जो प्रारंभिक राजा थे, वामदेव वामदेव जो थे वह
वह अपनी इष्ट देवी, जो इष्ट देवी मानते थे, वो चंपावती के नाम पर उनने अपनी, जो उनकी इष्ट देवी थी चंपावती, उसके ही नाम पर इनने भी अपने राजा का राजधानी का नाम चंपा रखा था। चंपावत का नाम भी चंपावत के ही नाम पर पड़ा था, और चंपावती नदी भी ये जो इष्ट देवी चंपावती थी इनके नाम पर पड़ा था। उसने ध्यानीरो, सोमाशिस, सालम और रगोड़ पट्टियों को अपने राज्य में मिलाकर राज्य का विस्तार किया। किसने? ये जो सोमचंद था उसने अपना राज्य बना लिया, तो धीरे धीरे उसका विस्तार भी करना शुरू किया। वह बड़ा, लोग कहते हैं वो बड़ा धर्मात्मा था, संयमी था और नीति कुशल पुरुष था। जो केपी नोटियाल है, केपी नोटियाल के अनुसार उसने जागेश्वर के कुछ मंदिर भी बनवाए थे। जो सोमचंद था उसने कुछ मंदिर भी बनाए थे। उसने लगभग 1045 तक राज किया। सोमचंद के पश्चात उसकी जो कत्यूरी रानी थी, जो ब्रह्मदेव की पुत्री थी, उससे उत्पन्न हुआ उसका पुत्र आत्मचंद्र गद्दी पर बैठा। जिसने सोमचंद के बाद कौन बैठा? आत्मचंद्र गद्दी पर बैठा। तो उसने 20 वर्ष तक राज किया, और उसके पश्चात पूर्णचंद्र राज्य गद्दी पर बैठा। तो ये जो राजा है, सीक्वेंस में कभी पूछ लिया जाता है कि सही क्रम बताइए जो राजा, तो इसके हम एक ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक है, जो सोम की आत्मा इतनी पूर्ण थी, जो सोम की आत्मा थी वह इतनी पूर्ण थी कि इंद्र ने संसार में शुद्ध ली। तो इंद्र ने संसार में देखना चाहे कि क्या इतना ही पूर्ण है इसकी आत्मा, शुद्ध ली मतलब जानना चाहा। तो इंद्र ने संसार में शोध ली। फिर जो हरि है, हरि ने बीड़ा बजाकर उसका वीर रूप दिखाया। होता नहीं कि हम किसी के बारे में जानकारी ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो तब जो इंद्र थे वो हरि के पास गए, तो उन्होंने बीड़ा बजाकर उसका वीर रूप दिखाया कि हाँ इसकी आत्मा इतनी पूर्ण है। तो ट्रिक है, सोम की आत्मा इतनी पूर्ण थी कि इंद्र ने संसार में सुध ली। फिर हरि ने बीड़ा बजाकर उसका वीर रूप दिखाया। तो पहले राजा है सोमचंद, उसके बाद सोम की आत्माचंद। आत्मा इतनी पूर्ण थी, पूर्णचंद। इंद्र ने संसार में सुध ली मतलब जानकारी ली, इंद्रचंद। फिर संसारचंद, सुध ली सोचचंद। फिर उसके बाद हरिचंद। हरि ने बीणा बजाकर उसका वीर रूप दिखाया। हरिचंद, बीड़ा बजाकर बीड़ाचंद। और जो वीर रूप दिखाए, वीर से आ गया वीरचंद और रूपचंद। हम आज का आगे देखेंगे। तो अभी स्टार्टिंग के 10 राजाओं का क्रम यही है: सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सोचचंद, हरिचंद, बीड़ाचंद, वीरचंद और रूपचंद। तो सोम की आत्मा इतनी पूर्ण थी कि इंद्र ने संसार से शुद्ध ली। फिर हरि ने बीड़ा बजाकर उसका वीर रूप दिखाया। अब आगे देखेंगे। तो जो आत्मचंद थी, सोम की आत्मचंद इतनी पूर्ण थी, पूर्णचंद बैठा उसके बाद गद्दी में। तो पूर्णचंद ने भी 1066 से लेकर 1084 तक राज किया। पूर्णचंद के बाद उसका इंद्र ने संसार से शुरू की। इंद्र एटकिंसन महोदय के अनुसार उसने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्रों का कार्य प्रारंभ किया था, और इसके लिए उसने देश के मैदान भागों में रेशम के बुनकर थे, तो वहां से रेशम के बुनकरों की श्रेणियों को बुलाया। उसने श्रेणीबद्ध होकर रेशमी वस्त्र बनवाए। श्रेणीबद्ध होकर उसने अलग अलग के रेशमी वस्त्र बनाए, और यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ निर्यात करने लगा उनका रेशमी वस्त्रों का। इसके लिए नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध साधा गया। तो जो इंद्रचंद ने कहाँ वो किया? नेपाल से और चीन तक इसने अपना व्यापार फैलाया। रेशम के उत्पादन और व्यापार से इसने चंद्रवंश की श्री में वृद्धि की। श्री मतलब धन में वृद्धि की, जो धन वैभव था उसमें वृद्धि की। जब व्यापार होगा तो धन में वृद्धि होगी। तो इसके बाद इंद्र ने संसार से छोड़ ली। इंद्र के बाद संसारचंद संसारचंद सिंहासन पर बैठे। तो उसके बाद सुधाचंद, सुधली। फिर हरि ने बीड़ा बजाकर, हरिचंद और बीड़ाचंद। तो बीड़ाचंद था यह एक बिलासी राजा था, और कोई विशेष घटना घटी नहीं है, तो ज़्यादा या हमें ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई ज़्यादा। लेकिन इसके बाद बीड़ाचंद के बाद, लेकिन इसके समय में क्या हुआ, इसके आसपास एक खस राजा, जो उनने सिर उठाने का मौका मिल गया उनको। ये खस राजा डोटी की अधीनता स्वीकार करते हैं। जैसे मांडलिक राजा ये थे, वैसे ये खस भी डोटी की अधीनता स्वीकार करते थे। 1091 के पश्चात डोटी में चल, जो जिनके अंत में चल रहा था, जैसे अशोक चल, उनके अंत जिनके अंत में चल रहा था डोटी में, इनका चल नाम के अंत में जिनके चल रहा था, उन राजाओं का राज प्रारंभ हो गया, जिसके पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे चंपावत के
बालेश्वर मंदिर से प्राचल देव का 1222 का एक लेख प्राप्त हुआ जिसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम उसमें मांडलिक राजा जो अधीन नाम थे तो इनके नाम दिए हैं जाहड़देव मांडलिक, श्री चंद्रदेव मांडलिक, हरिराज राउत राज, श्री अनिलादित्य राउत राज ऐसे ही नाम दिए गए हैं। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये मांडलिक राजा हैं। ये कहाँ मिले थे? जो चंपारण के बागेश्वर में कराचल देव का जो वो है अभिलेख है लेख है जो 1223 का उसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम दिए। इसमें कम से कम 10 3 चंद्रवंशी मांडलिकों के उल्लेख है मतलब 3 वो हैं और शेष खस राजा प्रतीत होते क्योंकि जैसे चंद्रवंशी मांडलिक है तो खस राजा भी वो हैं। तो ये मांडलिक राजा एक प्रकार से सामंत जो मांडलिक राजा हैं एक प्रकार से सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन करते थे। अधिपति अधिकांशतः नेपाल के स्थित डोटी में राज करते थे जो कुमाऊं को विजित कर यहाँ अनेक मांडलिक राजाओं को नियुक्त करते जिनने कुमाऊं को विजय प्राप्त किया और यहाँ अपने अधीनस्थ या सामन नियुक्त करके चले गए मांडलिक राजा नियुक्त करके चले गए। तो वास्ते पिथौरागढ़ के ताम्रपत्र में मोहन थापा के अलावा श्री मांडलिकों के अलावा अन्य मांडलिकों का भी उल्लेख मिलता है जिनका अधिपत्य शक्तिबम था। शक्तिबम कौन था? मांडलिक था। मांडलिक राजाओं का अधिपति था मतलब जो राजा था जिनके अधीन मांडलिक राजा थे वह शक्तिबम था जिसका मूल जो नेपाल डोटी नेपाल में था। तो उसके पूर्व आशलदेव सुहड़देव राजा रह चुके थे मांडलिक राजा जो डोटी के राजा रहे थे। अतः बीड़ाचंद की अंतिम तिथि 1175 से 1223 मात्र 48 साल के अंतराल में चंदों ने 3 शाखाएं कराचल देव के अधीन शासन करती थी। जो कराचल देव के अधीन 3 शाखाएं मतलब 3 राजा शासन करते थे जिससे प्रतीत होता है कि खसों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था और वे उनसे हो गए और वे पराजित भी हो गए। चंद्रवंश की मुख्य शाखा में श्री चंद्रदेव के नेतृत्व में आगे बढ़ी और शेष 2 शाखाएं जो 3 शाखाएं अलग अलग जगह से शुरू हुई एक अलग जगह रहती थी। तो एक जो मुख्य शाखा थी वो चंद्रदेव के नेतृत्व में बढ़ी और 2 शेष शाखाएं उनके संबंधियों की थी। और फिर गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से हमें ज्ञात होता है कि 1191 में कराचल देव का अशोक चल्ल का आधिपत्य शुरू होता है और शहड़पाल और पुरुषोत्तम सिंह के जो बोध गया का शिलालेख है किसका शिलालेख था? शहड़पाल और पुरुषोत्तम सिंह का जो बोध गया का शिलालेख था मैं उसे शिवालिक के पहाड़ियों में स्थित खस देश का राजाधिराज घोषित किया। किसको? अशोक चल्ल को किसके खस देश का राजाधिराज किसमें दिखाया गया है? शहड़पाल और पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया के शिलालेख में। यह जो एक खस देश है यह खस कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जो कुमाऊं और गढ़वाल के जो राजा है राजाधिराज है वह है अशोक चल। वह अशोक चल बैरात कुल का था जो बैरात कुल था उसका था जो और नेपाल में स्थित डोटी राज्य के अंतर्गत दुलू का निवासी था। दुलू का निवासी कौन था? अशोक चल। उसके आक्रमण के समय वीरचंद था अशोक चल के आक्रमण के समय कौन था कुमाऊं का राजा? वीरचंद था। उसने पुरुषोत्तम सिंह को इसने अशोक चल ने जब यहाँ जीता होगा तो उसने पुरुषोत्तम सिंह को यहाँ का सामंत घोषित कर दिया जो मांडलिकों के ऊपर शासन करता था। अब उसने उस मांडलिकों का राजा घोषित कर दिया उनके ऊपर पुरुषोत्तम सिंह को रख दिया तो उसके ऊपर ही शासन करेगा। तो मांडलिकों के ऊपर कौन आ गया? पुरुषोत्तम सिंह। बीड़ाचंद के समय जो विप्लव हुआ जो मतलब तहस नहस हुआ उसका समय उसको जो सही किया वो वीरचंद ने अशोक चल की सहायता से किया। मतलब जो विप्लव वहाँ हुआ था उसको अशोक चल के साथ वीरचंद ने सही करने की कोशिश की और 1206 में वीरचंद की मृत्यु हो गई। 1206 की मृत्यु हो गई और वीरचंद के बाद कौन आए? नरचंद आया, थोहरचंद आया, त्रिलोकचंद राज कर रहे थे। प्रसिद्ध विद्वान ने जो नरचंद की तिथि है नरचंद की तिथि कब से कब तक बताई जाती है? 1297 से 1321 तक दी जाती है। किंतु जो श्यामलाल हैं इनने यह स्वीकार नहीं किया है। नरसिंह संवत 1236 के आसपास गद्दी पर बैठा जबकि वह पहले 1297 में बैठा था। उसने 1260 और 61 तक शासन किया 1236 से 1261 तक शासन किया और 1261 में थोहरचंद गद्दी पर आया। थोहरचंद गद्दी पर ये अलग थोहरचंद
है। और 1303 में त्रिलोकचंद की मृत्यु के उपरांत उमरचंद गद्दी पर बैठा और 18 वर्ष तक राज किया। उसके पश्चात धर्मचंद, अभयचंद, करमचंद गद्दी पर आए। बस उनके नाम सीक्वेंस पूछ लेता है तो फिर इनके 1 वर्ष राज करने के बाद मटकोटी के राज के पास चला और वह ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा। ये थोड़ा वो है, इम्पोर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण राजा है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का शासन कब हुआ? 1365 से 1420 तक। ये कब का? फिरोज शाह तुगलक जो वो है, फिरोज शाह तुगलक है, तुगलक वंश का, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था, वह उसके समय में आया। और यह पहले राजा थे जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया। कौन था? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद पहला राजा था जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट करने। और इसकी क्यों गया था? क्योंकि जो तराई भाबर का क्षेत्र था उसमें जो किसी और ने या कठेरियों ने आधिपत्य कर लिया है, जबकि वह ज्ञानचंद या मतलब कुमाऊं के क्षेत्र में आता था। यह एक उपजाऊ क्षेत्र था, तो यह सुल्तान के पास गया। तो सुल्तान ने क्या कहा कि सुल्तान ने कहा कि आप इसने वहां गया तो इसको गरुड़ की उपाधि और इसको तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंप दिया। फिर जब सुल्तान ने इसे गरुड़ की उपाधि भी दी थी, गरुड़ की उपाधि भी दी और फिरोज शाह ने तराई का क्षेत्र इसको सौंप दिया। तो जब ये वापस आया तो जो हाँ राज कर रहा था तराई के क्षेत्र में, उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। तो इसने किसको भेजा? इसने कठैत को भेजा। नीलू कठैत नाम है, नीलू कठैत को भेजा। तो नीलू कठैत को जब भेजा तो उसने वहाँ अपनी वीरता से जब वहाँ उसको खाली करा दिया जगह को, तो नीलू कठैत ने बड़ी वीरता से वो खाली कराया। फिर क्या हुआ? जो षड्यंत्र रचा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक जज शाह कमलेखी कमलेखी ख्वास के कहने पर जो ज्ञानचंद था उसने कमलेखी ख्वास ने क्या कहा है कि जो ये नीलो कठायत जो है उसने वहाँ अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। उस टाइम पे फोन होन तो था नहीं, तो पता नहीं चला। तो उसने कहा है कि उसने अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया तराई का वहाँ जीत करके। तो ज्ञानचंद को गुस्सा आया तो उसने उसको मृत्युदंड दे दिया, आंखें निकाल दी थी। तो ये कहानी है। तो इसी के लिए फिरोज शाह तुगलक के पास गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ के पाई, इसलिए गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता है इसको। और इससे प्रतीत होता है कि वह गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक था। कौन? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद कहाँ का किसका उपासक था? गरुड़ेश्वर विष्णु का। और इसका राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था। और जो फिर उसे महाराज राजा धीराज महाराज भी कहा गया। जबकि विजयबम का कोई भी वो प्राप्त नहीं होता है हमें कि विजयबम ही होता है। विजयबम इस समय का एकमात्र सामंत राजा था, क्योंकि मझेड़ा का जो ताम्र पत्र है, पिथौरागढ़ के मझेड़ा में जो ताम्र पत्र है उसमें कहा गया श्री राजा विजय ब्रह्म। तो इसको राजा कहा है। तो विजयबम एकमात्र सामंत राजा था उसमें। इससे सिद्ध होता है कि शोर का विजेता ज्ञानचंद था, न कि जब भारत चंद्र के टाइम पे भी शोर का आएगा, शोर पिथौरागढ़ का हो। तो 1418 में गोपसा ताम्रपत्र में किजौली पिथौरागढ़ का गांव देवराज तड़ागी के संकल्प वृत्ति के रूप में देने का उल्लेख है। किसको? किजौली गांव किसको देने का? देवराज तड़ागी को, उनको दान में देने का। शेरा खड़कोट ताम्रपत्र के अनुसार 1220 तक इसने राज किया। किसने? ज्ञानचंद ने राज किया 1220 तक। 1220 से नहीं, 1200 जो कह रहा हूँ, 1420 सॉरी, 1420 से 1433 तक जिसने शासन किया के मध्य हरिहरचंद, दानचंद, आत्मचंद और हरिचंद ने राज्य किया। और इसमें कोई विशेष घटना घटी नहीं है। तो जब 1423 में विक्रम चंद गद्दी पर बैठा तो 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। एक तो है बालेश्वर का मंदिर ताम्रपत्र जिसकी तिथि 1423 है, और एक है चंपावत ताम्रपत्र जिसकी तिथि 1434 है। इससे प्रतीत होता है कि उसने 1423 से 1434 तक राज किया। किसने? विक्रमचंद ने। विक्रमचंद के पश्चात कौन आया? धर्मचंद आया। धर्मचंद राजा बना और 1437 में भारती चंद गद्दी पर आया। तो भारती चंद थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो भारती चंद के पवाड़े होते हैं, जो वीर गाथाएं होती हैं, वो यहाँ कुमाऊं में जो वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं उनको पवाड़े कहा जाता है। तो भारती चंद के जो पवाड़े हैं कुमाऊं इतिहास के विशेष महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि इसमें वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं जो पहले से चली आ रही हैं। तो कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भाग्या धोनियाल के साथ भारती चंद ने द्वंद्व युद्ध किया था।
जो पवाड़ों और भड़ाकों में गुणगान किया जाता है। भारतीय चंद ने 437 से 477 तक राज किया। भारतीय चंद ने कब से 437 से 77 तक राज किया। भारतीय चंद एक लोकप्रिय था, साहसी था, बहादुर था और राजा के जितने भी गुण हैं उनसे युक्त राजा था। उसी ने सर्वप्रथम चंद की श्रीवृद्धि की, मतलब उनके धन धान्य वैभव में वृद्धि की। और जो डोटी है, डोटी की दास्ता है छुटकारा पाने के लिए जो डोटी के राजा हैं, ये वो हैं मांडलिक राजा हैं, उनके डोटी के राजाओं के अधीन आते हैं। तो इसने एक विशाल सेना ली और डोटी राज्य के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। किसने? भारतीय चंद ने। पहला राजा था जिसने उनके खिलाफ, जबकि शोर में तो ज्ञानचंद आज का है कि शोर किसने जीत किया, ज्ञानचंद ने, जबकि भारतीय चंद ने डोटी जो ऊपर सबसे ऊपर के राजा थे जिनके अधीन कार्य करते चले। और इसने उसकी फौज में अनेक सभी जातियों के वो थे, सभी जातियों की जितनी भी जातियां थी, जातियों के लोग थे। इस समय नेपाल में मल्लवंशी राजाओं का राज था। जो मल्लवंशी राजा थे जिनको रैका कहा जाता था, मल्लों ने श्योर शीरा डीडीहाट का जो क्षेत्र है शीरा को अपने राज्य में मिलाकर इसे परवट डोटी का देश, मल्लों ने क्या किया, जो डीडीहाट का शीरा क्षेत्र है उसको अपने राज्य में मिलाकर परवट डोटी का देश घोषित कर दिया और बृहत्तर डोटी साम्राज्य की स्थापना की। इसको मिलाकर मल्ल राजा कुमाऊं को पर्वत डोटी कहते थे, कुमाऊं को मल्ल राजा कहते थे, पर्वत डोटी कहते थे। मल्लों ने 9वीं सदी से 18वीं सदी तक डोटी पर राज किया। इन्हें रैका राजा भी कहा जाता है, जो हम पहले देख चुके हैं। डोटी के राजकुमार जिन्हें शीरा मंडल का प्रशासन सौंपा जाता था। जो राजकुमार होते थे, राजा तो डोटी पर राज करेगा, जबकि राजकुमार को उसको शीरा मंडल जो अभी जीता डीडीहाट का क्षेत्र, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की प्रबंधन को देखने के लिए भेज दिया जाता था। इनको भी रैका ये भी रैका कहलाते थे। भारतीचंद के समय यक्षमल्ल या जयमल्ल नेपाल डोटी के राजा थे। जो नेपाल के डोटी राजा था, डोटी का क्षेत्र था, उसमें जयमल्ल भारतीचंद के समय राजा था। शीरा मंडल में बलि नारायण संसार मल्ल शासक थे। शीरा मंडल में जो राजकुमार को शीरा मंडल का क्षेत्र दे दिया जाता था ना, तो शीरा के अतिरिक्त शोर पिथौरागढ़ में भी डोटी के शासकों का वो था। इसके अन्य शासक को बम या वंशाही के नाम से शासन करते थे। शीरा के से मल्लों का प्राचीनतम जो ताम्रपत्र है साके, यह 1272 का मिलता है। और शोर में से बमों का 1337 का साके का एक वो मिला है, शिलालेख मिला है या अभिलेख ताम्रपत्र मिला है। भारतीय चंद एक स्वाभिमानी राजा था। जिसे स्वाभिमानी है तो यह किसकी अधीनता कैसे स्वीकार करेगा, इसको नेपाल की अधीनता स्वीकार नहीं थी। तो इसने मुडवा गुडौल में भारतीय चंद का कुटुकु से ज्ञात होता है कि उसने जो भारतीय चंद का मडुआ मडुआ गुडौल में जो भारतीय चंद का कटकू है से ज्ञात होता है कि उसने समस्त जातियों की एक सेना बनाई, जिसे कटक कहा है। जो समस्त जातियों की जो सेना बनाई उसको क्या कहा जाता है, कटक कहा, जिसमें सभी जातियों के लोग थे। सूर की ओर प्रस्थान किया, कटक सेना बनाकर सूर की ओर प्रस्थान किया। और पिथौरागढ़ के मुख्यालय में इसका पहला पड़ाव था। पिथौरागढ़ में उनका ही था, डोटी के शासकों के अधीन था, तो इसका पहला पड़ाव वहाँ था। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है कि उसने वहाँ पड़ाव डाला, देव सिंह मैदान के पास जो अब बंद पड़ा कटकू नौला है, जो कटकू नौला बंद है, वह इसका साक्ष्य है कि इनने पिथौरागढ़ में अपना पड़ाव डाला जब ये डोटी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। दूसरा पड़ाव इन्हें काली नदी के पास बडालू से लेकर गोड़ीहाट तक के क्षेत्र में जमाया। फिर जिस स्थान पर शिविर लगा उस स्थान को बाली चौड़ कहा जाता है। बाली चौड़ का है, जी हाँ, काली के किनारे का है। तो इससे दूसरा पड़ाव का है काली के किनारे का, बाली चौड़ का था। 12 वर्षों तक नेपाल में घेरा डाला किसने, भारतीय चंद ने। और अंत में मल्ल राजा पराजित हो गए, जो मल्ल के राजा हैं पराजित हो गए। और जिससे डोटी का आधिपत्य से जो डोटी के आधिपत्य से चंद को मुक्ति मिली। किसने मुक्ति दिलाई, भारतीय चंद ने मुक्ति दिला दी। और फिर इसके बाद डोटी की जो विजय थी, यह हुई कब हुई, 1451-52 में हुई थी। 1451-52 में डोटी की विजय हुई। और 1452 में बड़ालू के आसपास के क्षेत्र में भारतीय चंद का अन्य पुत्र या कुंवर परवत चंद का शासन था। उसने अपने एक कुंवर को वहाँ का शासन दे दिया जो परवत चंद के नाम से था। फिर भारतीय चंद ने बड़ालू के निकट बड़तिया कोट को अपना निवास बनाया। कहाँ, बड़तिया कोट को किसने, भारतीय चंद ने अपना निवास बनाया, क्योंकि थक भी गया होगा, बहुत सारी युद्ध लड़ के 12 साल तक तो ये वहीं नेपाल का डेरा डाले हुए था। तो 1451 के हुटेटी के ताम्रपत्र से भारतीय चंद द्वारा एक गांव दान देने का वर्णन है। यद्यपि भारतीय चंद से पूर्व ज्ञानचंद के समय में शोर पर
चंद का आधिपत्य होने की वह है उल्लेख है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ज्ञानचंद भी शोर का आधिपत्य कर चुका है, तो भारतीय जनता पहले चंदों का आधिपत्य था उस पर। डोटी की विजय हुई के फलस्वरूप भारतीय चंद ने अपने पुत्र रत्नचंद को की सहायता से सोर, शीरा, थल आदि का अधिकार कर ले, क्योंकि एक डोटी सबसे बड़ा राज्य था, वही आपके अंडर आ चुका है। जो डोटी का राज्य था वो आपके अंडर आ चुका है, तो इनने अब अलग क्षेत्रों में जो और क्षेत्र थे जैसे सोर, शीरा, थल, इन पर भी अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। सोर से विजय बम था एकमात्र वो था ना, उसके बाद का राज्य समाप्त हो चुका था। शीरा से मल्ल भी काली के पार भाग गए। शीरा के क्षेत्र से जो शीरा इनने अपने बृहद डोटी के पर्वत का जो वो था, इनने जो राज्य बनाया था उससे इनने शीरा से मल्लों को काली के पार भगा दिया। शीरा में भारती चंद ने डूंगरा बसेड़ा को अपना सामन नियुक्त किया। इनने भी अपना सामन बनाया, क्योंकि ये लगातार तो वहाँ रह नहीं सकते हैं, तो ये यहाँ है कि आने जाने में बहुत टाइम लगता था, इनको यहाँ रहना था। तो डूंगरा बसेड़ा के बाद मदन सिंह और राय सिंह बसेड़ा शीरा के सामन बने, तो वह सामन छोड़ा है। फिर जो बसेड़ा राजा यहाँ अधिक समय तक शासन नहीं कर सका, मल्लों ने पुनः शीरा का अधिकार कर लिया, बसेड़ा को सामन नियुक्त किया, लेकिन जो मल्ल थे उनने पुनः इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। बसेड़ों से पूर्व शीरा में कल्याण मल्ल का शासन था। कल्याण जो राजकुमारों को शीरा का क्षेत्र दिया जाता था ना, डोटी के जो राजकुमार थे उनको, तो कल्याण मल्ल का शासन रहा। इस प्रकार शीरा में बसेड़ों ने 1452, जब 1451 में डोटी जीता, फिर 52 में वो जीत गया, तो 1452 से 1539 तक राज किया किसने, बसेड़ों ने, सामंत के रूप में। किसके सामंत, चंदू के सामंत। 1439 में राई के मल्ल शीरा के का राजा था। राई मल्ल शीरा का राजा कौन था, राई मल्ल, क्या नाम था उसका, राई मल्ल। इसके बाद शोभा मल्ल, हीर मल्ल शीरा के राजा बने। शोभा मल्ल ने चंदों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद के साथ किया। बालो कल्याण चंद के साथ किसने अपनी पुत्री का विवाह किया, शोभा मल्ल ने। जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे तो युद्ध कम होंगे, एक वो रहेगा कि अपनी पुत्री दी है वहां, तो इस तरीके से वैवाहिक संबंध से भी अपना राज्य सुदृढ़ किया जाता था। तो कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद ने हरिमल्ल को पराजित कर दिया, जो हरिमल्ल था उसको पराजित कर दिया और शीरा को चंद राज्य में मिलाया, और विजय के उपलक्ष्य में थल में शिव के मंदिर की स्थापना की। यह घटना 1490 की। 1490 में थल में क्या, शिव जी के मंदिर की स्थापना की। क्यों स्थापना की, किसने की, रुद्रचंद ने की। क्यों स्थापना की, हरिमल्ल को हराने के उपलक्ष्य में। भारती चंद के बाद उसका पुत्र देवराज रतनचंद था, 1470 में गद्दी पर बैठा। तो और इसने राज कब तक किया, 1428 तक राज करता रहा। 1428 का कौन, रतनचंद, और अपने पिता के साथ अनेक युद्ध की कीर्ति अर्जित कर चुका, क्योंकि ये भी युद्ध में जा रहा था, पिता तो बहुत टाइम तक युद्ध में ही थे, बिजी थे, तो यह भी अपनी कीर्ति, मतलब इसका भी नाम फेमस हो चुका था। संभव सुजान कुंवर भी भारती चंद का एक पुत्र था। सुजान कुंवर भी भारती चंद का पुत्र, जो श्रीराम में उन्होंने भेजा ना, जिसका उल्लेख खेती खान के ताम्रपत्र से हुआ है। लोहाघाट और हुटेती के ताम्रपत्रों में कुंवर रतनचंद का नाम आता है। रतनचंद का नाम कहाँ आता है, जो लोहाघाट और हुटेती, लोहाघाट कहाँ है, चंपावत में है। शोर, शीरा, थल, जुमला जुमला बजांग आदि विजय में उसी ने अपने पिता की सहायता की। किसने, रतनचंद ने अपने पिता की विजय में सहायता की। रत्नचंद के बाद 1488 में किरातीचंद या कीर्तिचंद, रत्नचंद के बाद कौन राजा बना, कीर्तिचंद, जो उसने लगभग 1506 तक राज किया। 1488 से 1499 तक कुंवर की हैसियत से राज कर रहा था, क्योंकि रत्नचंद तो वृद्ध हो चुके थे, अब शासन करने में असमर्थ थे, तो इसने 1488 से 99 तक कुंवर की हैसियत से राज किया। फिर 99 से 1506 तक राजा की हैसियत से काम किया। इसकी अवधि में रत्नचंद वृद्धावस्था में थे, तो वो शासन करने में असमर्थ थे, तो वो बागडोर कीर्तिचंद के ही हाथ में थी, जबकि वह राजा घोषित नहीं हुआ था 1499 तक, लेकिन बागडोर उसी के हाथ में थी। कीर्तिचंद के बाद प्रतापचंद, ताराचंद, माणिकचंद, इनकी जो क्रम है इसके लिए शॉर्ट ट्रेन एक और वीडियो है, उसमें देख लें। अभी यहाँ पर डालेंगे तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो कीर्तिचंद के बाद प्रतापचंद, ताराचंद, माणिकचंद, कल्याणचंद, पूर्णचंद, भीष्मचंद, ये क्रमशः बने। तो जो कल्पानी गाड़ भेड़ा पिथौरागढ़ से प्राप्त जो ताम्रपत्र है, जिसमें महाराजा धीराज कल्याण चंद्र देव का नाम आता है, वह भीष्मचंद का उत्तराधिकारी था। भीष्मचंद का उत्तराधिकारी कल्याण चंद्र देव था।
भीष्मचंद्र द्वारा प्रदत्त ताम्रपत्र का जीर्णोद्धार किया और मीर पांडे को भेजा में जमीन दी। इस ताम्रपत्र की तिथि कब है? 1545 है, जिससे क्या होता है 1545। वह 1545 में सिंहासन पर बैठ गया। 1545 से 65 तक राज किया। उसके बाद उसका पुत्र रुद्रचंद गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? रुद्रचंद गद्दी पर बैठा और भेटा ताम्रपत्र में कृष्णचंद को महाराज कुमार कहा गया, युवराज कहा गया है। कृष्णचंद युवराज काल में ही स्वर्ग सिधार गया। कौन? पहले कृष्णचंद को युवराज बनाया गया होगा, तो वह स्वर्ग सिधार गया, या जो रुद्रचंद था उसने जोर जबरदस्ती से उसको हटाकर स्वयं बन गया। बालो कल्याण चंद ने मर्दकोटी राज्य को चंद राज्य में मिलाकर चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा पहुंचाई। किसने पहुंचाई? बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा की जो चंद की राजधानी चंपावत में थी वह अल्मोड़ा पहुंचा दी और मटकोट के उपेक्षा पंतों को राज्य का कर्मचारी बनाकर अल्मोड़ा ले गई। जैसे उसने किया था ना, एनबीटी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां से राजधानी शिफ्ट की, तो अपने साथ कर्मचारी भी ले गया। बिना कर्मचारियों के राज हो नहीं सकता, तो इसने भी पंथ और उपरेतियों को, मटकोट के जो पंथ और उपरेत थे उनको अल्मोड़ा ले गया। चंपावत के जाड़, सलाखोला आदि गांवों के दीवान और जोशियों को उन्हीं गांव नामों के अल्मोड़ा में उन्हीं के नाम पर जो वहाँ जिस नाम से चंपावत में उसी नाम से अल्मोड़ा में बस गए। गांव का नाम रखा है, लोगों के नाम तो यही होंगे। अन्य समस्त कर्मचारियों को भी चंपावत से अल्मोड़ा ले जाया गया। फिर रुद्रचंद किसके बाद बना? बालो कल्याण चंद के बाद रुद्रचंद बना। रुद्रचंद जब गद्दी पर बैठा तो शासकों के आधार पर यह 1565 से 97 तक शासन किया। वह दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। अकबर का समकालीन कौन था? रुद्रचंद था। रुद्रचंद प्रारंभ में 65 से 27 तक 1565 से 27 तक एक स्वतंत्र राजा था, किंतु 1587 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि अकबर का वर्चस्व ही इतना था, मतलब शक्तिशाली था। तो और यह 1588 में अधीनता स्वीकार किया और कुमाऊं को एक कर मतलब कर देने वाला राज्य बना दिया गया, जो मुगलों को कर दिया करता, अकबर को कर दिया था। और यह उसके समय में हुसैन खान ने तराई पर आक्रमण किया। किसने? हुसैन खान ने किस पर तराई पर आक्रमण किया? क्योंकि कुमाऊं के अंदर ही था तराई, वो अभी हमने पढ़ा था, कठायत नीरू कठायत, वो उस टाइम से तराई का क्षेत्र कुमाऊं के अंदर था। हुसैन खान ने तराई पर कब्जा कर लिया, तो रुद्रचंद को तराई पर हमला करना पड़ा और तराई पर अधिकार कर उसने रुद्रपुर की स्थापना किसने की? रुद्रचंद ने की। और कब की? जब उसने हुसैन खां को हरा के वापस वो लिया, तराई का क्षेत्र लिया, तो इसने वहाँ रुद्रपुर नगर की स्थापना की। और इसी खुशी में उसने जब रुद्रपुर नगर की स्थापना की, इसी खुशी में अकबर से मिलने गया। 1588 में अकबर से मिलने गया और वो अकबर के लिए क्या लिया? तिब्बती याक, झुट्टी कहते हैं जिसको, तिब्बती याक, कस्तूरी, हिरणों की खाल आदि भेंट में लेगा। और मुगल बादशाह अकबर ने इसे 84 माल फरगान में दिया, मतलब खुश होकर उसको 84 माल परगना दिया। इसको 84 माल परगना क्यों कहते हैं? था तो ये यही का तराई क्षेत्र का ही, वो तराई क्षेत्र ही था, लेकिन इसको अकबर ने दिया तो इसको 84 माल परगना, क्योंकि यह 84 कोस का क्षेत्र है, 84 कोस तक फैला हुआ क्षेत्र था। और इसी को हम नौलखिया परगना भी कहते हैं। और नौलखिया परगना किसको? 84 माल परगना जो अकबर ने रुद्रचंद को दिया। नौलखिया क्यों कहते हैं? 9 लखिया इसको, क्योंकि सालाना इससे 9 लाख की आय प्राप्त होती थी। तब से जमींदार रहना प्रारंभ कर किया। अल्मोड़ा के मल्ला महल किसने बनाया? किसने बनाया? रुद्रचंद ने। और जो डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार रुद्रचंद ने नए सिरे से सामाजिक इसका शासनकाल इतना लंबा है, इसने बहुत चीज़ें की हैं। 27 तक तो ये स्वतंत्रता, फिर जब इसने अकबर के अधीनता स्वीकार की उसके बाद ही अकबर ने उसको वो दिया, नॉलेज परगना दिया, जो 84 कोस का था, जिसको 84 माल परगना कहते हैं। और इसमें सामाजिक व्यवस्था प्रवृत्ति के बहुत सारे वो थे, तो इसने एक धर्म निर्णय नाम की एक पुस्तक लिखा है, जिसमें इसने अलग अलग के कार्य या वो दिखाए। तो इसने ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का भी अंकन किया, जिससे एक स्पष्टता बनी रहे कि कोई अराजकता न हो, कि कोई कहे मैं उससे बड़ा हूँ, या क्योंकि इतने गुटों में बढ़ चुका था, इतने बंटवारे हो चुके थे समाज के। तो इसने एक किताब लिखा है, पुस्तक, धर्म निर्णय पुस्तक, जो निर्णय करेगी कौन क्या है। गढ़वाल के जो सरोला ब्राह्मण थे, रसोईया थे, उनके भांति इसने कुमाम ऊंचे चौथानी ब्राह्मण की मंडली बनाई, जो परस्पर विवाह कर सकते थे। उनके नीचे पचबड़िए
तिथानी, उनके नीचे हल्ये या पितलिए ब्राह्मणों का एक वर्ग बनाया, अलग अलग वर्गों में बांट दिया। उसी के समय गुरु, पुरोहित, वैद्य, पौराणिक, क्षत्रिय, बखिया, राजकोली, पहरी, बाजा, मतलब हर जितने भी वर्ग हो सकते हैं सबको इसने कैटेगराइज कर दिया, एक वर्गों में बांट दिया इसने, जिससे स्पष्टता आ सके। तमता आदि के पद निर्धारित करते हैं, और उसने छई, साहू, रंगोली, गांव 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 में दस्तूर मिला, दस्तूर क्या प्रथा होती है, दस्तूर निर्धारित के। ओले पड़ने पर थाली बजाकर, जब ओले पड़ने वाले होंगे तो ये थाली बजाकर जो ब्राह्मण वो करेंगे, सतर्क करेंगे लोग को, उनको ओली ब्राह्मण कहा गया है। जो ओली ब्राह्मण कैसे पड़ा है, जो ओले पड़ने से इसने जहाँ पे ओला पड़ने पर जो थाली बजाया उनका भी इसने वो कर दिया, वर्ग बना दिया, उसको भी बांट दिया। तो स्पष्टता आ गई, ओली ब्राह्मण कहा। उसने उनके लिए भी गाँव में अनाज के लिए के रूप में दस्तूर निर्धारित किया, मतलब प्रथा निर्धारित की कि नजराना देना होता है, कि दस्तूर अनाज का छठा भाग गांव से वसूल कर राजधानी पहुंचाने वाले केनी खसों का भी कार्य निर्धारित किया। जो गांव से अनाज एक छठा भाग जो गांव से वसूल कर अनाज राजधानी पहुंचा था उसको भी इनने वर्ग में बांट दिया। और ये कार्य कौन करता है, केनी खसों का कार्य था। घरों में सेवा करने के लिए छयोड़े या छयोड़ियों की रखवाई, छयोड़े होते हैं पुरुष या जो लड़के होते हैं उनको छयोड़े कहा जाता है, और जो लड़कियां होती है छयोड़ियाँ कहा जाता है, जो घर के कार्य करवा करेंगी। शेष समाज जितनी भी जो सामान्य जनता थी जो कर देती थी, पौड़ी 15 विश्वा कहा, उनको पौड़ी 15 विश्वा कहा गया। जो 15 विश्वा तो वो होते हैं जो मतलब 3/4 भाग जमीन का जिनके किसान का उनको विश्वा, पौड़ी इनने समस्त जनता के लिए और समस्या है, पौड़ी 15 विश्वा रखा गया। नाई, कुमार, दर्जी, लोहार, शिल्पियों के लिए भी अनाज के रूप में दस्तूर की जाती है। दस्तूर वही प्रथा रिवाज नजराना। रुद्रसेन के पास एक अच्छी खासी सुसंगठित सेना थी, सेना थी जो प्राय राजा की रक्षा राजधानी में रहती। एक सेना तो राजधानी में रहती जब, लेकिन जब युद्ध होता था, युद्ध काल में उसके रजवार और ठाकुर जो थे वो अपने युद्ध आदमियों के साथ, वो अपने अपने आदमियों के साथ युद्ध में आ जाते थे, लेकिन एक अलग से सुसंगठित सेना रक्षा के राजधानी में थी। तिरमल चंद के समय गडयूरी, जो गडयूरी था उसका ठाकुर था, गडयूरी तिरमल चंद का। विजय उपरांत जमीन रौत में पुरस्कार में दी जाए, जो वीरता का पुरस्कार है वो रौत कहा जाए, तो उन्हें जो जिसे विजयोपरांत जमीन रौत में मिली थी, किसे, गडयूरी जो ठाकुर था। शीरा से रुद्रचंद की भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, दस्तावेज प्राप्त होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि शीरा को मल्लों से पूर्णतः विजित कर उसने अपना आधिपत्य कर लिया। जो दोबारा जीत लिया था ना शीरा से मल्लों ने, तो इसने दोबारा आधिपत्य कर लिया, किसने, रुद्रचंद ने। पूरे शीरा मंडल को की भूमि को विधिवत बंदोबस्त कर दिया, उसका मतलब प्रबंधन कर दिया ठीक से, क्या कौन करेगा। रुद्रचंद ने भीम संधि में प्रत्येक गांव और उसके अंतर्गत आने वाली भूमि का उल्लेख मिलता है, जो उसकी जो सनद मतलब जो उसने लिखा है प्रत्येक गांव और भूमि का उसमें जिक्र मिलता है, लिखा हुआ था। इसका वहीं पे दिख जाता है ना कि इसने दत्त वर्गों तक को उसने एक पुस्तक में, धर्म निर्णय पुस्तक में वो कर दिया, प्रबंधित कर दिया, तो ये जमीन को तो करेगा ही। शीरा की विजय के फलस्वरूप अस्कोट, दारमा और जो है जो पिथौरागढ़ में है पर उसमें अधिकार में आ गए, और व्यास चौंदास की घाटियां पूर्व जुमला राज्य में अधीन, और जो व्यास और चौंदास की घाटियां थी वो जुमला राज्य में ही जुड़ी रही या उनके अधीन रही। तो इससे आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।